नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 33 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 33 का जो पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी की जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सर, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट एक देश का जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जो रिट की जो बात है वो किस आर्टिकल में की गई है। तो रिट की जो बात है वो आर्टिकल नंबर 32 में की गई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करता है। तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट को जारी कर सकता है। रिट जो है वो 5 प्रकार की होती है, लेकिन एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो उच्च न्यायालय होता है उसमें हम रिट किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 226, अनुच्छेद नंबर 226 के तहत हम हाई कोर्ट पे जो है वो रिट को जो है जारी कर सकते हैं, इस बात को आपने याद रखना। अब जो 5 प्रकार की रिट है वो कौन कौन सी होती है, तो इन 5 प्रकार की रिट की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी एचपी टेट या जेबीटी टीजीटी आर्ट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं लगा सकते तो सेम क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं जॉब भी करते हैं तो आराम से घर आके बाद में देख सकते हैं। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ते हैं तो हम आपको इसके साथ फ्री हैंड रिटर्न नोट्स दे रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ मात्र 499 रुपीज़ में। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7876145409। आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। अब मैं 5 प्रकार की रिट की बात कर रहा था कि 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है। तो पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, लिख लेना है आपने इसको। दूसरी होती है परमादेश, परमादेश जिसको बोला जाता है मैंडमस। तीसरी होती है अधिकार परीक्षा, जिसको बोलते हैं क्यू वारंटो। चौथी होती है उत्प्रेक्षण, जिसको बोलते हैं सेरिटरी। और पांचवी होती है प्रतिषेध, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। तो 5 प्रकार की पूछी जाती है कि कौन सी एक रिट का प्रकार नहीं। तो जब भी भारत में जो है अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो हम रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, सेरिटरी और प्रोहिबिशन। देखिए जो आर्टिकल 32 है, जो ये संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है जिनको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहते हैं, तो राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जो कि संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय। तो संविधान की आत्मा और हृदय किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया, तो आर्टिकल 32, जिसमें 5 प्रकार की रिट बताई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोलेंगे आपका कौन सा है, आर्टिकल नंबर 32। तो यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले आपके लिए। इसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सीरीज़ का रहने वाला है। और अगर आप हमारे बैचेज़ के साथ अभी नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप हमारे बैचेज़ के साथ जरूर एनरोल हो जाए, क्योंकि यहाँ आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। मतलब बोला है कि राज्यपाल किसको नियुक्त नहीं करता, अपॉइंट नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन से ही पता चलता है। तो और मेरा जो खासियत है कि हर एक ऑप्शन को बहुत डिटेल से करवाना। पहला है महाधिवक्ता। मान लो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे हिमाचल के महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है, पूछा जा सकता है। तो हिमाचल के एडवोकेट जनरल वर्तमान में है अनूप कुमार रतन। अनूप कुमार रतन जी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में क्या है, एडवोकेट जनरल है। और उनकी नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा की गई, राज्यपाल के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार मुख्यमंत्री, तो जो जीती हुई पार्टी होगी उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, शपथ भी राज्यपाल, और नियुक्ति भी कौन दिलाएगा, मुख्यमंत्री ही दिलाएगा भैया। उसके बाद ऑप्शन सी था कि मेंबर ऑफ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। मान लो कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एचपीपीएससी है, उसके जो जितने भी मेंबर होंगे उनको भी अपॉइंट कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा ही उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जजेज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। अगर राज्यपाल नहीं करता है तो कौन करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही है। तो ये भी याद रखना है कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये बात ऐसी बात है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। एडवोकेट जनरल तो अनूप कुमार रतन है, लेकिन क्वेश्चन बोलेगा कि मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री वर्तमान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और इतना आसान क्वेश्चन परीक्षाओं में आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर भी कुछ बच्चों हड़बड़ाना नहीं है, गलत नहीं करना है।
अगर मैं बात करता हूँ राज्य लोक सेवा चयन आयोग जो HPPSC हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके जो पहले चेयरमैन थे ये पूछे जाते हैं बहुत। इनका नाम था KS कटोच। क्या नाम था? KS कटोच जो है हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है, इसके पहले चेयरमैन थे। उसी प्रकार अगर मैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान में बात करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश जो है, हाई कोर्ट की जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस समय है गुरमीत सिंह संधावालिया। और जरूर क्वेश्चन परीक्षाओं में आएगा ये क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना है कि गुरमीत सिंह संधावालिया कौन है। गुरमीत सिंह संधावालिया है वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है। देखिए जो हाई कोर्ट का जो भवन है, हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका नाम क्या है, तो याद रखना है रेवंसवुड बिल्डिंग। तो रेवंसवुड बिल्डिंग शायद रेवंसवुड ही होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर रेवंसवुड नहीं है तो फिर क्या है, तो ये भी आप ज़रूर बता दें, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि जितना मुझे याद है कि रेवंसवुड बिल्डिंग है हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम। और जिस प्रकार देखिए, अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, लेकिन एक चीज़ आपके मन में बहुत बार आई होगी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का CGI, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ किसको दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में मान लो संजीव खन्ना है, इनको शपथ किसको दिलाएंगे? जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा। मान लो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश जैसे संजीव खन्ना बने हैं, तो इनको तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपस में दिलाता है। तो ये दोनों ही कंसेप्ट भी आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही कंसेप्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोनों बातों को याद रखेंगे तो परीक्षाओं में ये दोनों बातें आपको काम आने वाली बातें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का RBI के वर्तमान गवर्नर है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। देखिए अगर मैं RBI की बात करता हूँ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो भारत का केंद्रीय बैंक है। वर्तमान में जो इसके गवर्नर है वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में कौन बने हैं, तो अभी नए बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने भैया? संजय मल्होत्रा। और ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो संजय मल्होत्रा को जो है वो नया गवर्नर बनाया गया किसका? भारत के केंद्रीय बैंक RBI का। देखिए संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर, कौन से नंबर के, ये भी पूछा जाता है। तो RBI के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि RBI की स्थापना कब हुई है। तो RBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी भैया? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि RBI का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो RBI का मुख्यालय है। इस बात को भी आपने याद रखना है और ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए परीक्षाओं में रहने वाली है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन बना लेता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो RBI है, भारत का केंद्रीय बैंक, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण जिसको आप बोलते हैं, कब हुआ। तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949। तो 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर जो है वो है CD देशमुख। तो CD देशमुख जो है वो RBI के पहले भारतीय गवर्नर है। इस बात को आपने याद रखना है। और सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है, अगर बात करें सर ऑसबोर्न स्मिथ की, तो ये RBI की जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर है CD देशमुख। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RBI के पहले गवर्नर, ओनली पहले, तो है ऑसबोर्न स्मिथ। कौन है? ऑसबोर्न स्मिथ। इस बात को आपने याद रखना। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वो है SBI। कौन सा है? SBI। SBI का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI का पुराना नाम था। और अगर बात करें SBI की, तो SBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955। बहुत बार पूछी गई है। 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना होती है। और SBI जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसका मुख्यालय भी वहीं पर जहाँ RBI का, तो RBI का भी मुंबई में है और SBI का भी कहाँ पर है? मुंबई में। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको और बहुत ही आसान क्वेश्चन ही रहने वाले। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। देखिए जो RBI जो SBI है, इसके जो हेड है वो है चल्ला श्रीवानुसलू शेट्टी। तो याद रखना है, चल्ला श्रीवानुसलू शेट्टी।
नुस्लू शेट्टी जो है, चल्ला श्रीवान नुस्लू शेट्टी, अजीब सा नाम है लेकिन आपको बिल्कुल याद रखना है। चल्ला श्रीवान निवासुलू शेट्टी जी जो है, थोड़ा बोलने में डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये साउथ साइड का नाम लग रहा है। तो चल्ला निवासुलू शेट्टी जी जो है वो एसबीआई के नए जो हेड बने हैं, इस बात को भी आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो सिक्योरिटी अलायंस। तो नाटो, पहले तो आपको नाटो के बारे में और नाटो में कितने देश है, हर एक चीज़ मैं यहाँ से बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल से आपको पता चलने वाला है। नाटो की का जो 31वां देश बना था वो फिनलैंड बना था, और ये पहले का क्वेश्चन पेपर मैंने कोई उठाया है। लेकिन अभी 32वां, अब नाटो में जो कुल देशों की संख्या 32 हो चुकी है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 31वां, तो उस ज़माने में पूछा था जब ये पेपर हुआ था 2023-24 के आसपास का ये पेपर है। तो अगर मैं 32वें देश की बात करता हूँ तो नाटो का 32वां देश बना है स्वीडन, और ये पूछा जा सकता है भाई 32वां देश कौन बना है, स्वीडन बना है। अगर नाटो की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949, कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को स्थापना होती है किसकी, नाटो की। नाटो का जो पूरा नाम है वो है नॉर्थ, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, फुल फॉर्म पूछी जाती है, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है किसकी, नाटो की फुल फॉर्म है जी। और बहुत ही आसान है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं नाटो की बात करता हूँ, जब नाटो बना था 1949 को, तो नाटो के संस्थापक सदस्य कितने थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो नाटो के कुल 12 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में अब कितने देश हो चुके हैं नाटो में, 32 देश हो चुके हैं। अध्यक्ष वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, तो कौन है, ये क्वेश्चन बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा स्टार मार्क जरूर कर ले इस क्वेश्चन को। अगर नाटो की बात करूँ तो नाटो के जो अध्यक्ष वर्तमान में बने हैं वो बने मार्क रूटे। तो इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना, मार्क रूटे कौन बने, नाटो के अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में है, इस प्रमुख है नाटो के, इस बात को आपने याद रखना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाटो के साथ एक और बात कर लेते हैं, सार्क इंपॉर्टेंट है। सार्क की बात करें तो सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोला, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, नाटो का सार्क का पूरा नाम है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कहाँ पर होती है, ढाका में। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है, आप ये बताइए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ढाका में तो इसकी स्थापना हुई 1985 को, लेकिन इसके मुख्यालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू कहाँ की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी में हुई। सार्क में कुल 8 देश है। अब 8 देश कौन कौन से हैं, यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से। तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक इसके लिए याद रखना है, MBBS पानी। क्या ट्रिक दे रहा हूँ, MBBS पानी। M से बनाएंगे मालदीव, B से बनाएंगे भूटान, अगले B से बनाएंगे बांग्लादेश, S से बनाएंगे श्रीलंका, पानी से बनाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। तो कुल 8 देश हैं भैया। कितने देश है, 8 देश है जो कि सार्क के सदस्य देश है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। और सार्क का एक विश्वविद्यालय भी है जो कि दिल्ली में स्थित है। और सार्क के जो पहले भारतीय महासचिव है, भारत से जो सार्क के पहले महासचिव बने थे वो बने थे शीलकांत जी। तो शीलकांत जी जो है वो सार्क के पहले महासचिव बने थे, जो कि भारतीय महासचिव थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये हेग में स्थित है। अब हेग कहाँ पड़ता है, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि हेग कहाँ पर है। तो हेग जो पड़ता है वो नीदरलैंड में। कहाँ पर पड़ता है भैया, नीदरलैंड में। कभी कभार हेग ना देकर नीदरलैंड खाली ऑप्शन में होता है, तो दोनों लगाने, हेग भी होगा और नीदरलैंड भी होगा, दोनों भाई सही हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड जो है, हेग नीदरलैंड जो है, वहाँ पर मुख्यालय है किसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अब एक बार क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है वहाँ पर जजों की संख्या कितनी होती है। तो वहाँ पर जजों की जो संख्या होती है वो होती है, न्यायाधीशों की संख्या 15 न्यायाधीश होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो 15 न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष। ये भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है टेट परीक्षाओं में। तो जो मुख्य न्यायाधीश जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो 15 होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ पर वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो भारतीय न्यायाधीश वहाँ पर वर्तमान में है, उनका नाम है दलबीर भंडारी। क्या नाम है? दलबीर भंडारी। तो दलबीर भंडारी जी क्या है, वर्तमान में जो है वो न्यायाधीश है। कहाँ पर? इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस में, आईसीजे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करता हूँ आईसीजे, तो ये भाग है, किसका भाग है? यूएनओ का ही भाग है। और पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बहुत बार पूछे गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो बने थे। एकमात्र भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और वर्तमान में कौन है? खाली न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो एक ही बना है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और पहला न्यायाधीश कौन है? देखो, ये 3 बातें मैं बोल रहा हूँ। पहले मुख्य न्यायाधीश और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो है वो एक ही है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। लेकिन अगर पहले न्यायाधीश पूछा जाएगा तो वो बेनेगल रामाराव है। और वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? दलबीर भंडारी है। तो इस बात को आपने याद रखना है। और देखिए, ये एक यूएनओ का ही भाग है। अगर यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945, तो याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक सिक्योरिटी काउंसिल इसका एक भाग है। सिक्योरिटी काउंसिल बोले सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश है? तो सुरक्षा परिषद में कुल है 15 देश, जिसमें से 10 देश अस्थायी है और 5 देश कैसे है? स्थायी है। स्थायी मतलब परमानेंट, जिसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ABCFR से। फिर से ABC से बोलेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फिर से बोलेंगे फ्रांस और रशिया। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो कि स्थायी देश है सुरक्षा परिषद के। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव।